पिलर्स में एक महत्वपूर्ण विषय संचार का है। अब जब हम संचार के बारे में सोचते हैं, विशेष रूप से सेवाकाई में, तो अक्सर हम परमेश्वर के वचन से उपदेश देने या शिक्षा देने या किसी तरह पॉडकास्ट पर संवाद करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन संचार और उसके प्रभाव को बहुत व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, लोगों और अपने समूह पर प्रभाव डालने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप बैठक में कैसे संवाद करते हैं। जब आप एक साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए एकत्र होते हैं। यीशु ने ऐसी बहुत सी सभाएं की थी। सुसमाचार में लिखा है कि वह चेलाओं के साथ कैसे बैठते थे, कभी कभी अलग अलग परिस्थितियों में, कभी कभी उनकी अलग अलग संख्या के साथ, कभी कभी हमेशा 12 नहीं, कभी कभी 3, और वह उनसे मिलते थे। वह उन्हें यह बता रहे थे कि उन्होंने उस बैठक को किस प्रकार संचालित किया। और इस सत्र में हम व्यावहारिक रूप से सीखना चाहते हैं कि आप एक प्रभावी बैठक का नेतृत्व कैसे करते हैं, ताकि आप जो संप्रेषित करने की आवश्यकता है उसे संप्रेषित कर सकें, ताकि आपका दल सही भावना और सही तरीके से काम कर सके। जब आप किसी सभा का नेतृत्व कर रहे होते हैं, जब आप किसी सभा से संवाद कर रहे होते हैं, तो वास्तव में यह सभा में शुरू नहीं होता, यह सभा से पहले शुरू होता है। वास्तव में जब आप किसी बैठक का नेतृत्व करते हैं तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण वह है जो आप बैठक से पहले करते हैं, दूसरा चरण स्वयं बैठक है, और फिर तीसरा चरण वह है जो आप बैठक के बाद करते हैं। हर बार जब आप किसी बैठक का नेतृत्व करते हैं, हर बार जब आप उस तरीके से संवाद करते हैं, तो आपको तीनों चरणों के बारे में सोचना होगा। तो आइए प्रत्येक चरण को देखें और समझें कि इनमें से प्रत्येक चरण में संचार करने में अगुवा के रूप में हमारा कार्य क्या है। सबसे पहले आपके पास रूपरचना है। आप एक दूसरे से मिलने से पहले ही संवाद करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछने होंगे जो आपकी बैठक की तैयारी को अधिकतम सफलता तक ले जाएंगे। यदि आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे और उनका उत्तर नहीं देंगे, तो मैं आपको लगभग गारंटी दे सकता हूं कि बैठक में संचार वास्तव में बहुत कम प्रभावी होगा और अव्यवस्थित तथा अस्पष्ट होगा। पहला प्रश्न यह है, आप यह बैठक क्यों कर रहे हैं? आपको बैठक का उद्देश्य परिभाषित करना होगा, और ऐसा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपके पास बैठक का कोई उद्देश्य नहीं है, तो बैठक में उपस्थित लोग अपनी स्वयं की परिभाषाएं बना लेंगे, और फिर संचार अस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि हर किसी के पास एक अलग कार्यसूची होती है कि वे एक साथ क्यों मिल रहे हैं। तो आपको स्पष्ट होना होगा कि बैठक का उद्देश्य यही है। और व्यावहारिक रूप से कहें तो अधिकांश बैठकें तब सबसे अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित होती हैं जब उनका केवल 1 या 2 उद्देश्य होता है। आपके लिए एक ही उद्देश्य वाली छोटी बैठकें करना बेहतर है, बजाय एक ही उद्देश्य वाली लंबी बैठक करने के जिसमें 12 अलग अलग उद्देश्य हों। लोग अपना रास्ता खो देते हैं, लोग थक जाते हैं। यह तो बहुत ज्यादा शब्द हैं। तो बैठक की तैयारी में आप यह प्रश्न पूछते हैं कि इस बैठक का उद्देश्य क्या है। इसलिए बैठक में स्पष्टता होगी और संचार अधिक प्रभावी होगा। दूसरा प्रश्न जो आपको पूछना है वह यह है कि इस बैठक में कौन होना चाहिए। यदि यही उद्देश्य है तो इससे यह निर्धारित होता है कि बैठक में कौन उपस्थित होना चाहिए। सेवाकाई में अक्सर मैं पाता हूं कि हर कोई हर सभा में जाता है, और जब किसी बैठक में मेज के चारों ओर गलत लोग बैठे हों तो इससे संचार नष्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उनमें समझ न हो सकता है कि उनके पास परिप्रेक्ष्य या अनुभव न हो। तो आपको यह दूसरा प्रश्न पूछना होगा कि इस बैठक में इसके उद्देश्य के कारण किसे होना चाहिए। और एक अगुवा के रूप में आपको अपने दल में एक संस्कृति बनानी होगी कि अगर किसी को सभा में आमंत्रित नहीं किया जाता है तो वे इससे अपमानित महसूस नहीं करेंगे, वे इससे नाराज नहीं हैं। वे समझते हैं कि कुछ बैठकें होती हैं जिनके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, और जो लोग उस उद्देश्य में योगदान देते हैं वे उस बैठक में उपस्थित होते हैं। फिर आपको तीसरा प्रश्न पूछना होगा, बैठक कब आयोजित की जानी चाहिए। अब यह एक मामूली सवाल लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। समय मायने रखता है। यदि कोई बड़ा कार्यक्रम हो और उसमें बहुत सारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो और यह एक बड़ी सफलता हो तथा इसमें बहुत सारी भावनाएं हों, तो इसके तुरंत बाद बैठक करना संभवतः सबसे अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि लोगों के विचार भिन्न भिन्न होंगे। यदि यह बुरी तरह से सफल नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वे उस ओर पूर्वाग्रह रखते हैं। यदि यह बहुत सफल होता है तो उनका झुकाव उस ओर होता है। आपको उद्देश्य और लोगों के आधार पर योजना बनानी होगी कि इस बैठक के लिए सबसे अच्छा समय कब होगा, ताकि वे तैयार होकर आ सकें और जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो सकें। बैठक का समय वास्तव में मायने रखता है। यदि आप देर रात बैठक करते हैं तो लोग बहुत थके हुए हो सकते हैं।
रविवार की सुबह प्रार्थना सभाओं के बीच में बैठक आयोजित करें, इससे लोगों का ध्यान बंटेगा। यीशु की तरह सावधान रहें, जब आप इसे पकड़ते हैं तो चयन करते समय सावधान रहें। बैठक। फिर चौथा प्रश्न है, हमें इसे कहाँ रखना चाहिए? अब यह और भी तुच्छ लग सकता है, लेकिन धर्मशास्त्र में एक उदाहरण है जहां यीशु ने चेलाओं को भेजा, उन्होंने काम किया, वे वापस आए और वह उनके काम के बारे में उनसे मिलने जा रहा है। एक तरह से इसका संक्षिप्त विवरण, वह उन्हें सचमुच दूसरे गांव में ले जाता है। वह उन्हें उनके सेवा कार्य के स्थान से हटा देता है ताकि वे एकांत स्थान पर पहुंच जाएं, जहां वह उनके साथ प्रभावी बैठक कर सके। बैठक कहाँ आयोजित की जानी चाहिए? कभी कभी बैठकें किसी कमरे की अपेक्षा कॉफी शॉप में आयोजित करना कहीं बेहतर होता है। कभी कभी बैठकें सैर पर जाकर करना बेहतर होता है। कभी कभी बैठकें ऐसी जगह पर आयोजित करना बेहतर होता है जहां व्हाइट बोर्ड हो। आपको इस पर उतरना होगा क्योंकि सिर्फ समय ही मायने नहीं रखता, स्थान भी मायने रखता है। आप देखिए, रूपरचना में ये प्रश्न वास्तव में आपको उन सभी चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं जिन्हें सबसे प्रभावी संचार में पूरा करने की आवश्यकता है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बैठक में आने वाले लोगों को बैठक की तैयारी में क्या कार्य करना चाहिए। आप देखिए, सेवाकाई में अक्सर क्या होता है, हमारे पास एक सभा होती है, हम सभा का समय निर्धारित करते हैं और हर कोई काम करने के लिए सभा में आता है। वे बैठक से पहले कुछ नहीं करते। बैठक का उद्देश्य काम करना है। मैं आपको उस रणनीति को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। लोगों को सभा के समक्ष कार्य करने दें ताकि जब वे सभा में आए तो वे अपना कार्य साझा करने के लिए वहां मौजूद हों, और उनके काम को साझा करने से अधिक बेहतर संचार और अधिक प्रभावी संचार का साधन उपलब्ध होता है, जिसका अर्थ है कि आपको बैठक से पहले उन्हें तैयार करना होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगले मंगलवार को हमारी बैठक होगी। मैं चाहता हूं कि आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहें। अब वे दल के सदस्य उन सवालों के बारे में सोच रहे हैं, वे उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, वे उन प्रश्नों के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, वे काम करने के लिए तैयार होकर आते हैं। यह सब बैठक की तैयारी है। कभी कभी वे जो काम करते हैं, आप वास्तव में चाहते हैं कि वे बैठक से पहले आपको इसकी जानकारी दे दें ताकि आप समझ सकें कि वे किस तरह सोच रहे हैं, वे किस स्थिति में हैं, और जब हम साथ हों तो मैं उनके साथ बेहतर ढंग से काम कर सकूं। रूपरचना, पहला चरण, यह काफी महत्वपूर्ण है। एक बार जब यह आपकी नेतृत्व आदत का हिस्सा बन जाता है तो यह वास्तव में जितना लगता है उससे कहीं अधिक आसान हो जाता है। लेकिन यदि आप रूपरचना पर ध्यान केंद्रित करने में ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और खुद से ये प्रश्न पूछिए, हम क्यों मिल रहे हैं, किससे मिलना चाहिए, बैठक कब और कहां होनी चाहिए, और मैं उन्हें क्या काम करने के लिए देता हूं ताकि जब हम बैठक में आए तो हम अपना काम साझा करें और बहुत अधिक संवाद हो। एक बार जब आप रूपरचना पूरी कर लेते हैं तो आप दूसरे चरण में चले जाते हैं, जो कि स्वयं बैठक है। अब जब आप बैठक के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए कि यह 1 घंटे की है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस बैठक में मौजूद 4 चरणों के बारे में सोचें। पहला चरण यह है कि आप बैठक की शुरुआत कैसे करते हैं, और जब आप बैठक शुरू करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि वे वहां क्यों आए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि यह बैठक लंबी या जटिल हो, लेकिन आप उन्हें यह बता रहे हैं कि यह बैठक क्यों हो रही है। कुछ इस तरह, हम यहां पहुंचे, हम इसीलिए मिल रहे हैं, और आप थोड़ा इतिहास बताइए जो उन्हें इस बिंदु तक ले आता है, क्योंकि लोग सबसे अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करेंगे और सीखेंगे यदि वह बैठक उस कहानी से जुड़ी हो जो उन्हें वहां तक ले आई है। लोगों को यह समझने में केवल 1 या 2 मिनट लगते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बैठक में शामिल होने से पहले ही बैठक का उद्देश्य स्पष्ट कर दें। इसका लक्ष्य क्या है और आगे क्या प्रक्रिया होगी। तो अगले 1 घंटे में हमारा लक्ष्य इसकी अभिकल्पना करना है, और हम इसे 3 तरीकों से करने जा रहे हैं। चाहे जो भी हो, आप उन्हें बैठक शुरू होने से पहले ही बता देना चाहेंगे ताकि उन्हें बैठक की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी हो। याद रखें, वे उस बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, तो आप उनके लिए यह चित्र बना रहे हैं, आप इसे एक तरह से स्थापित कर रहे हैं। फिर आप बैठक के मुख्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। आप बैठक का समापन करके अपनी बात समाप्त करेंगे, और जब आप बैठक समाप्त करेंगे तो आप संक्षेप में बताएंगे कि इस प्रक्रिया में क्या हासिल हुआ। लेकिन यह वह प्रमुख क्षेत्र है जिसके बारे में मैं आपसे कुछ समय बात करना चाहता हूं, क्योंकि एक अगुवा अग्रणी दल के रूप में जब आप एक साथ बैठक करते हैं तो आप सब कुछ प्रबंधित करते हैं, और वे आ गए हैं, आपने बैठक का परिचय दिया है, और अब आप वास्तव में बैठक में जाने वाले हैं। एक अगुवा के रूप में आपके लिए 3 विकल्प उपलब्ध हैं।
संचार की 3 अलग अलग रणनीतियां, तीनों ही वैध हैं। एक है आदेश, एक है सहयोग और एक है आम सहमति। और इससे यह निर्धारित होगा कि आप उस बैठक में किस प्रकार संवाद करेंगे। आदेश तब होता है जब आप बैठक में खड़े होकर बोलते हैं। आपके पास अधिकार है, आपके पास दृढ़ विश्वास है और आप बोलते हैं और लोग सुनते हैं और वे अच्छी तरह सुनते हैं, स्वस्थ, और यह सही है। फिर सहयोग होता है। सहयोग तब होता है जब आप एक समूह के रूप में मिलकर काम करते हैं। यह ऐसा है जैसे आदेश यह है कि आप बोल रहे हैं कि ईश्वर का सत्य क्या है, और सहयोग दल अभिकल्पना है कि ईश्वर का सत्य क्या है, ईश्वर की योजना क्या है। फिर सर्वसम्मति बनती है। आम सहमति अन्य दो से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि आम सहमति तब होती है जब आपके पास कोई विचार होता है और आप उस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। आप बस उनकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। अब आप तीनों के बीच अंतर देखेंगे। आज्ञा दीजिए, मैं खड़ा हो जाऊंगा और निर्देश दूंगा। सहयोग, मैं निर्देश पर एक साथ काम करने वाले समूह का नेतृत्व करता हूं। आम सहमति, मैं खड़ा हुआ, मेरे पास कुछ निर्देश हैं, लेकिन मैं उस निर्देश को देने में उनकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप किसी बैठक का नेतृत्व कर रहे हों, तो उस बैठक के कारण, उस बैठक का लक्ष्य क्या है तथा वहां कौन कौन मौजूद है के आधार पर इन तीन में से किसी एक को चुन लें। एक ही बैठक में तीनों काम करना बहुत कठिन है। एक अगुवा के रूप में बैठक में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है? बहुत से लोग स्वतः ही कहेंगे कि ओह, इसमें हमेशा सहयोग होना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सच हो। ऐसे समय आते हैं जब आपके समूह को आपसे स्पष्ट दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और वे इसके लिए आभारी होंगे, लेकिन यह हमेशा सिर्फ आदेश नहीं हो सकता। ऐसे समय आते हैं जब आप एक साथ मिलकर काम करते हैं, सहयोग करते हैं। और फिर यह तीसरा, आम सहमति, भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह ऐसा है जैसे आपके पास समझ तो है, लेकिन आप चाहते हैं कि वे इस पर बोलें। और ये तीन अलग अलग तरीके जिनसे आप संवाद कर सकते हैं और बैठक का नेतृत्व कर सकते हैं, वास्तव में आपको उसमें अपना परिणाम प्राप्त करने में मदद करेंगे। आप किसी बैठक में जाएं और आप जानते हैं कि मैं खड़ा होकर आपको दिशा निर्देश दूंगा। मैं जो दिशा निर्देश देना चाहता हूं, उस पर उनकी प्रतिक्रिया जानने जा रहा हूं। या फिर आप जानते हैं क्या, मैं कोई निर्देश नहीं दे रहा हूं और हम सब मिलकर एक योजना बनाएंगे। इसे अपने मन में रखें। आपने रूप रचना कर ली है। आपने उन प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब आपके पास वह सभा है, आपकी बैठक है। आपने उन्हें उस बैठक के लिए तैयार कर लिया है। वे जानते हैं कि वे वहां क्यों हैं और आपने यह चुन लिया है कि आप सर्वसम्मति के लिए सहयोग करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। और फिर बैठक के अंत में जब यह सब हो जाता है, तो आप उस बैठक का सारांश प्रस्तुत करते हैं और सभी लोग एक बहुत अच्छी बैठक के बाद जाते हैं। अधिकांश लोगों को बैठकें पसंद नहीं होती, लेकिन उन्हें बैठकें इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि वे लंबी, उबाऊ या अव्यवस्थित होती हैं। किसी व्यक्ति को एक बहुत अच्छी, प्रभावी बैठक में शामिल करें जो उन्हें अपने काम में बेहतर बनने में मदद करे। वे इस तरह की बैठक में शामिल होकर खुश होंगे और हम सोचते हैं, अच्छा, अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन एक तीसरा चरण भी है। पहला चरण रूप रचना है। दूसरा चरण स्वयं बैठक है। लेकिन फिर आपके पास एक तीसरा चरण है जो बैठक के बाद किया जाने वाला अनुवर्ती कार्य है। सेवाकाई में अक्सर कई बैठकें होती हैं और कई परियोजनाएं होती हैं और कई कार्यक्रम होते हैं और कई तरह की गतिविधियां चलती रहती हैं। और अनुवर्ती चरण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि बैठक समाप्त होने के बाद आप उनसे पुनः मिल सकें तथा बता सकें कि वे क्या भूल गए हैं। इस अनुवर्ती चरण में, जो आमतौर पर किसी न किसी रूप में संचार के माध्यम से किया जाता है, यह ईमेल हो सकता है, यह व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, यह टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन यह दोबारा एकत्र हुए बिना उनसे संपर्क बनाए रखने का एक तरीका है। और उस अनुवर्ती कार्रवाई में आप मूल रूप से संक्षेप में बता रहे हैं कि बैठक में क्या हुआ था। शायद कुछ अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें एक तरह से बता रहे हैं कि जब हम मिले तो क्या हुआ था, और आप उन्हें उससे निकलने वाली वास्तविक बातें बता रहे हैं। और फिर उस अनुवर्ती कार्रवाई में जो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वह यह है कि आप उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि वे इसे उस तरह से नहीं देखते हैं, यदि उनका निष्कर्ष अलग है, यदि जो कार्रवाई वे सोचते हैं कि उन्हें करनी चाहिए थी वह उस कार्रवाई से अलग है जो आपने उन्हें करने के लिए कहा था, तो आप उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित करते हैं। आपके पास ये तीन चरण हैं। आपने रूप रचना शुरू कर दी है, अतः इसमें स्पष्टता है, प्रभावशीलता है तथा उद्देश्यपूर्णता है। और सही लोग मेज के चारों ओर मौजूद हैं और वे सभी बैठक के लिए तैयार हैं। और फिर आपकी बैठक होगी
और वह सही समय पर सही जगह पर होगी। और आपने कार्यसूची और उद्देश्य के आधार पर निर्णय लिया है कि आप बैठक में 3 भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका निभाने जा रहे हैं, और फिर आप संक्षेप में बताते हैं कि उस बैठक में क्या हुआ, और फिर आप अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं जब आप एक ईमेल या विषय वाक्य भेजते हैं जो वास्तविक मद के साथ बैठक का सारांश प्रस्तुत करता है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है ताकि अधिक स्पष्टता हो सके। जब आप इस मॉडल का उपयोग करते हैं और बैठकों का नेतृत्व करते हैं, तो आप पाएंगे कि अविश्वसनीय रूप से प्रभावी संचार होता है। लोगों के पास स्पष्ट विचार, स्पष्ट समझ होगी। यदि कोई प्रश्न हो तो उनका उत्तर दिया जाएगा। सभी लोग एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट और संरेखित हो जाते हैं। सबसे प्रभावी संचार जो आप कर सकते हैं वह किसी मंच या पॉडकास्ट से नहीं है। यह आपके दल के साथ एक मेज के आसपास है। और यदि आपने बैठक का नेतृत्व करने के लिए अच्छी तरह से तैयारी नहीं की है, तो आप जो सबसे अधिक भ्रमित करने वाला संचार कर सकते हैं वह उसी मेज के आसपास होगा। हम अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं और हम बैठकों को बहुत ही तुच्छता से, बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही अनियमितता से लेते हैं। जब यीशु चेलाओं से मिले तो उनके इरादे बहुत ऊंचे थे। वह किससे मिले, क्यों मिले, यहां तक कि कहां मिले। हमें अपने समूह के साथ मिलते समय उसी स्तर की मंशा रखने की आवश्यकता है ताकि बैठकों में सबसे प्रभावी संचार किया जा सके जो हमारी सेवाकाई के हर सप्ताह का एक हिस्सा होगा।